हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं रवि रंजन सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि के बेहतरीन क्लास में। विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फायर हिम, जो कि आपके किताब का 8वां चैप्टर है। विद्यार्थियों, 6 चैप्टर तक हमने पोएट्री सेक्शन को पढ़ लिया था। 7वां चैप्टर और 10वां चैप्टर मैकेविटी मिस्ट्री कैट और 10वां नहीं 9वां स्नैक, ये दोनों थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसलिए इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका जो 8वां अध्याय है फायर हिम, वो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका 10वां अध्याय माय ग्रैंड मदर्स हाउस। तो पोएट्री सेक्शन जो है वो आपका ज़्यादा दिन नहीं, लगभग 10 से 15 दिन, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। पोएट्री जैसे ही ख़त्म होगा प्रोज शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फायर हिम, जिसको लिखे हैं आपके के एन दारूवाला। और आज हम के एन दारूवाला की जीवनी को देखेंगे कि वो लेखक का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उनका किताब कौन कौन सा है। और फिर इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे कि उनका जो कविता है वो आपको क्या कहना चाह रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। फायर हिम मतलब पहले क्या होता है वो जानते हैं। फायर मतलब होता है आग और हिम मतलब होता है गुणगान करना। तो इस कविता में कवि जो है आपको अग्नि के गुणगान, अग्नि के बखान, अग्नि क्या क्या करती है उसी के बारे में बताए हैं। और यही देखिए के एन दारूवाला कौन है, यही के एन दारूवाला है। पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो लिखा हुआ है उसको, उसके बाद हम उसके मीनिंग को देखेंगे, तब जाकर के हम उसके हिंदी को समझेंगे। तो देखिए क्या लिखा है। के एन दारूवाला 1937 द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, इज अ लैंडस्केप पोएट ऑफ एमिनेंस एंड ए वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। अब पहले हम सब मीनिंग को देख लेते हैं जो भी हार्ड वर्ड इसमें है। तो पहला है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मतलब होता है प्राप्त करने वाला, ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड, देखिए यही है साहित्य अकादमी अवार्ड, इसी तरीके का होता है एक ट्रॉफी। कॉमनवेल्थ मतलब होता है राष्ट्रमंडल, ठीक है। पोइट्री अवार्ड मतलब कविता के लिए पुरस्कार मिला। लैंडस्केप मतलब होता है परिदृश्य, लैंडस्केप मतलब होता है उत्कृष्ट परिदृश्य, है ना। आगे देखिए इमिनेंस मतलब होता है कवि, इमिनेंस मतलब होता है प्रतिष्ठा, है ना, या प्रसिद्धि। आगे देखिए वेल नोन मतलब होता है अच्छी तरीके से जाने जाते हैं। और राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज मतलब कि लघु कथा को लिखने वाले, ठीक है। अब समझते हैं। तो बोल रहा के एन दारूवाला जिनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से फर्स्ट एक आपका पहला ऑब्जेक्टिव बना कि के एन दारूवाला का जन्म कब हुआ था, 1937 ईस्वी में। बोल रहे हैं द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। इनको जो है वो 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यही देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है। तो के एन दारूवाला को 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और साथ ही साथ राष्ट्रमंडल कविता पुरस्कार भी मिला था, है न। कॉमनवेल्थ मतलब होता है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल में वही देश आते हैं जिस पर इंग्लैंड जो है ना वो राज पहले कर चुका था। मतलब कि वैसा राज्य, वैसा देश जिस पर पहले इंग्लैंड राज किया था, जिसको इंग्लैंड उपनिवेश अपना बनाया था, उसी को बोलते हैं कॉमनवेल्थ। जो भी है राष्ट्र होता है, कॉमनवेल्थ कंट्री होता है, वही होता है, ठीक है। हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम्स भी होता है, तो इसमें वही देश भाग लेते हैं जो अंग्रेज के गुलाम थे, है ना। तो कॉमनवेल्थ कंट्री वही उन्हीं देशों को मिला करके बना है। और वही उन्हीं लोगों को, उन्हीं देश के जो कवि होते हैं उनको कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो के एन दारूवाला को 1984 में क्या मिला, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार। दूसरा ऑब्जेक्टिव यहां से निकल गया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के एन दारूवाला को कब मिला, 1984 ईस्वी में। आगे क्या बोल रहा है देखिए, इज ए लैंडस्केप पोएट, वह एक उत्कृष्ट परिदृश्य के कवि हैं, मतलब कि एक जाने माने अच्छे कवि हैं। ऑफ इमिनेंस एंड वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, मतलब वो एक उत्कृष्ट कवि तो हैं ही और एक लघु कथा लेखककार के रूप में भी अच्छी तरीके से वो जाने जाते हैं। उनकी प्रसिद्धि प्रतिष्ठा किस रूप में भी है, तो एक लैंडस्केप पोएट में तो है ही
और दूसरा आपका राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज में भी है, मतलब कि लघु कथाकार के रूप में भी उनकी जो प्रसिद्धि भारत में है, और एक आपका वो लैंडस्केप पोएट भी हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहा है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, हिज पोएट्री इज इन हिज ओन वर्ड्स ए टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ subjective responses. He claims his poems to be rooted in the rural landscape and hence earthy. ठीक है, अब पहले मीनिंग देख लेते हैं एक एक। पोइट्री मतलब तो कविता हो गया, ओन वर्ड्स मतलब होता है अपने अंदाज में, टोटली मतलब पूर्णता, इम्प्रेशनिस्टिक मतलब होता है प्रभावशाली, रिकॉर्डिंग मतलब अभिलेखन, सब्जेक्टिव मतलब होता है व्यक्ति परक, और रिस्पॉन्सेज ये दोनों को मिला दें तो व्यक्ति परक प्रतिक्रियाओं। ठीक है, क्लेम मतलब होता है दावा करना, रूटेड मतलब होता है जड़ में, या तो जड़ में तो नहीं होगा, यहाँ निहित होता है। ठीक है, रूरल लैंडस्केप मतलब होता है ग्रामीण परिदृश्य, और अर्थी मतलब क्या होता है व्यवहारिक। वैसे तो अर्थ मतलब क्या होता है पृथ्वी, लेकिन अर्थी मतलब क्या हो गया व्यवहारिक, मतलब कि जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है उसको अर्थी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब क्या बोल रहे हैं, हिज पोएट्री इज इन हिज ओन वर्ड। इनकी जो कविता है इनके अपने अंदाज में ये लिखते हैं। इनकी जो कविता है ये कैसे लिखते हैं, ये अपने अंदाज में लिखते हैं। ए टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज। और इनकी जो कविताएं हैं वो व्यक्तिपरक अभिलेखन से पूरी तरीके से प्रभावित होती है। इनकी जो कविताएं हैं वो पूरी तरीके से व्यक्तिपरक प्रतिक्रियाओं से क्या होती है, वो भरी होती है। मतलब इनकी कविताएं समाज को लेकर के जुड़ी हुई है ना। आगे हम देखेंगे ना इनकी कविताएं कैसी कैसी है, तो इनकी कविताओं में पूर्णता आपको क्या देखने को मिलेगा, एक प्रभावशाली अभिलेखन देखने को मिलेगा जो सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिव से क्या है जुड़ा हुआ है, जो व्यक्तिपरक प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ है, मतलब कि व्यक्ति से ही रिलेटेड कविताएं हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा, ही क्लेम्स हिज पोएम टू बी रूटेड। ये अपने कविता में ये दावा करते हैं, क्लेम मतलब क्या होता है दावा करना। ये अपनी कविता में ये दावा करते हैं कि इनकी जो कविताएं हैं वो जमीन से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है, जमीन से जुड़ी हुई है। इन द रूरल लैंडस्केप एंड हेंस अर्दी, है न। और इनकी जो कविताएं वो ग्रामीण परिदृश्य से जुड़ा हुआ है। ये देखिए हम ग्रामीण परिदृश्य का कुछ पिक्चर भी आपको लिए हैं। ये सारा क्या है ग्रामीण परिदृश्य है, रूरल लैंडस्केप है। आपको भी जब ग्रामीण परिदृश्य के अगर कोई स्टूडेंट हैं तो आप भी अपने घरों में देखते होंगे, जो आप अगर गांव में हैं तो इस तरह का खेत मिलता है आपको इस तरीके से बना हुआ, वहाँ काफ़ी अच्छा लगता है ना। जाके कोई पेड़ रहता है, आराम से रहिए, मज़ा लगता है, हवा भी हल्का हल्का चलता है। तो इनकी जो कविताएं वो जमीन से जुड़ी हुई कविताएं हैं और पूर्णतः ग्रामीण परिदृश्य से जुड़ी हुई कविताएं, मतलब कि एकदम आदमी के रूट से जुड़ी हुई कविताएं हैं, जमीन से जुड़ी हुई नहीं। जैसे बोलते हैं कुछ लोग जो होते हैं वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, नहीं। आपके घर में भी कोई लोग होंगे वैसा जो किसी आपके गांव के लिए काम करते हैं, तो हम उनके लिए यह बोलते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो उसी तरीके से इनकी जो कविताएं हैं वो जमीन से जुड़ी हुई कविताएं हैं, इसलिए इनकी जो कविताएं हैं वो सारा क्या है व्यवहारिक कविता है। मतलब कि जो हम लोगों के आम जीवन में जो घटना घटती है ना, जो व्यवहार में यूज हम लोग करते हैं, उसी टाइप का इनका क्या है कविता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे स्लाइड देखते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, ही sons sophistication as he thinks that it while adding gloss take away the power of verse. The themes of his poetry are love, death, domination, cynicism, plight of human society and violence. अब समझिए क्या इसमें बोलना चाह रहे हैं कवि। ठीक है, मतलब कवि के बारे में इसमें क्या बताना चाह रहा है। सबसे पहले तो हम मीनिंग देखते हैं। सन मतलब होता है दूर रहना, सोफिस्टिकेशन मतलब होता है कृत्रिमता, मतलब क्या कृत्रिमता मतलब बनावटी होता है ना। जिसका जो मतलब जमीन पे बना हुआ है वो कृत्रिम होता है, और उससे जो जुड़ी हुई चीजें हैं, जो उससे जो जुड़ा हुआ भाव है वो आपका कृत्रिमता है। मतलब क्या है कि वो बनावटी चीज को ही सोफिस्टिकेशन बोलते हैं।
कृत्रिमता यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए बनावटी चीज, ठीक है। जो बनावटी चीज है उसको कृत्रिमता बोलते हैं। थिंग्स मतलब होता है सोचना। आगे देखिए एडिंग ग्लॉस मतलब चमक होता है। टेक अवे मतलब दूर होना। आगे देखिए वर्स मतलब होता है पद। और आगे जो आपका जो मीनिंग है डेथ मतलब मृत्यु। डोमिनेशन मतलब होता है अधिकार या वर्चस्व। साइनिसिज्म मतलब होता है निराशावादी। और प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी मतलब होता है मानव समाज की दुर्दशा। वायलेंस मतलब होता है निंदा, है ना, सॉरी हिंसा। वायलेंस का आप लोग उल्टा बताइएगा कमेंट में, ठीक है। वायलेंस का उल्टा क्या होता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। वायलेंस मतलब होता है हिंसा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। ही सन्स सोफिस्टिकेशन मतलब कि वो जो कवि हैं के अंधारू वाला, वो कृत्रिमता से बनावटी चीजों से दूर रहते हैं, है ना। ही थिंक्स दैट इट वाइल्स एडिंग ग्लॉस टेक अवे द पावर ऑफ वर्स। और वो बोलते हैं क्या कि यदि वो ऐसा सोचते हैं कि यदि हम अपने कविताओं में कृत्रिम चीजों को, बनावटी चीजों को जोड़ देंगे तो कविता का जो चमक है, वो कविता की जो खूबसूरती है वो दूर हो जाएगी, है ना। कविता की खूबसूरती क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। इसलिए वो अपने आप को बनावटी चीजों से या कृत्रिम चीजों से दूर रखते हैं। और वो किस चीज पर फोकस करते हैं, किस चीज पर प्रहार करते हैं, किस चीज पर जोर डालते हैं, तो वो अर्थी चीज पर जोर डालते हैं। मतलब व्यवहारिक चीज जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ चीज है उसी के बारे में वो कविताएं लिखते हैं, जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने देखा था। तो वो जो कवि हैं के अंधारू वाला, वो सोफिस्टिकेशन से दूर रहते हैं, कृत्रिमता से दूर रहते हैं। और वो सोचते हैं कि यदि हम कृत्रिमता को, बनावटी चीज को अपनी कविताओं में जोड़ देंगे तो कविता का चमक क्या हो जाएगा, ग्लॉस जो है वो दूर हो जाएगा, है ना। पावर ऑफ वर्स मतलब क्या होता है, पद का जो, पद बोले तो कविता का जो शक्ति है, कविता का जो खूबसूरती है वो दूर हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। ही थीम्स इन हिज पोएट्री मतलब उनकी जो कविता है उसमें उसका जो विषय होता है वो क्या क्या होता है, लव से रिलेटेड उनका कविता होता है। लव मतलब वो लव नहीं समझिएगा, लव मतलब जो एक्चुअल लव होता है। लव का मतलब आजकल तो कुछ दूसरा चीज होता है कि लव आज आपको देखिए माँ बेटे के बीच लव होता है ना, पिता पुत्र के बीच लव होता है, वो लव का बात कर रहे हैं। आदमी के बीच प्यार होता है, मानवता के बीच प्यार होता है, उस प्यार की बात कीजिए। लड़का लड़की के प्यार बीच जो प्यार होता है वो नहीं, वो तो बनावटी प्यार है। जो प्यार जो माता पिता के बीच होता है ना, हम बच्चों का अपने माता से जो प्यार होता है, जो माँ का बच्चों से प्यार होता है, उस प्यार के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। ये देखिए आगे देखिए, बोला डेथ मृत्यु से रिलेटेड इनकी जो कविताएं वो होती है। डोमिनेशन मतलब क्या होता है, वर्चस्व, अधिकार, उससे रिलेटेड कविताएं होती है ना। डोमिनेशन मतलब आप भी समझते हैं, कोई व्यक्ति जबरदस्ती जब किसी चीज पर अधिकार कर लेता है तो उसको डोमिनेशन बोलते हैं। जैसे पहले होता था, है ना, जमींदारी प्रथा अगर पहले थी तो वहां लोग डोमिनेट करते थे, मतलब कि लोगों को दबा करके उस पर अधिकार करते थे, तो डोमिनेशन वो होता है, ठीक है। साइनिसिज्म मतलब होता है निराशावाद, मतलब कि कुंठा, मतलब एक तरह से बोलिए तो डिप्रेशन को ही निराशावाद बोल सकते हैं। अब मतलब कि वहां कुछ आशा रहता ही नहीं है, मतलब होपलेस आदमी होता है, उसको साइनिसिज्म बोलते हैं। आगे देखिए बोल रहा है प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, आदमी के, मानव समाज के दुर्दशा, मतलब कि आज मानव समाज की दुर्दशा क्या हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं, है ना। ये देखिए मृत्यु का जो सिंबल है, ये देखिए डेथ का सिंबल, ऐसे ही हंसुआ ले कैसे रहता है, एकदम काट देंगे ऐसे, है ना, तो ये मृत्यु का सिंबल है। आगे देखिए मानव समाज का जो दुर्दशा है, ये देखिए, नहीं आज कोरोना में देखिए क्या दुर्दशा हो गया है, इतना ज्यादा आदमी मर रहा है, देखिए कितना सारा आदमी का लाश यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये क्या है, मानव समाज की दुर्दशा ही है। तो ये अपने कविता में मानव समाज की दुर्दशा को बताते हैं एंड वायलेंस, और हिंसा को बताते। देखिए एक हिंसा वाला भी फोटो आपका लिया गया है यहाँ, देखिए जो 4th नंबर पिक्चर है वो क्या है, वो हिंसा वाला है। तो इनकी जो कविता है वो किस किस बेस्ड पे है, मतलब समझिए इनकी जो कविता है वो व्यवहारिक कविता है, मतलब कि लव बेस्ड कविता है, डेथ के ऊपर कविता है, डोमिनेशन के ऊपर कविता है, साइनिसिज्म के ऊपर कविता है, और प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर कविता है। मतलब कि जितना जो कविता ये लिखते हैं सब जमीन से, रूट से जुड़ा हुआ होता है, हमारे लोगों के जागरूक करने के लिए ये कविता लिखते हैं। चलिए आगे स्लाइड में देखिए क्या बोल रहे हैं, और आगे देखिए क्या बोल रहा है कवि के बारे में।
ही राइट्स यहाँ है लिखा हुआ WRITES, वो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। विथ इंटेंसिटी एंड विगर इन्वॉल्व्ड इन पोएटिक क्रिएशन सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस, वायलेंस इज अनअवॉइडेबल इन हिज पोएट्री। अब पहले मीनिंग को देख लेते हैं। राइट्स मतलब तो लिखना हो गया, इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्रता या उग्रता, विगर मतलब होता है जोश, इन्वॉल्व मतलब होता है शामिल, पोएटिक क्रिएशन मतलब होता है काव्य रचना या संरचना, सिंस मतलब चूंकि, ठीक है ना, पुलिस सर्विस मतलब पुलिस सर्विस, वायलेंस मतलब हिंसा, अनअवॉइडेबल मतलब होता है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता है, मतलब जो जरूरी होता है। अपरिहार्य यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझिए जरूरी, कंपलसरी, उसका मतलब क्या हो गया, अनअवॉइडेबल। ऐसे अवॉइड मतलब होता है दूर करना, और अवॉइडेबल मतलब दूर करने योग्य, लेकिन अनअवॉइडेबल हो गया तो मतलब जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, है ना। इन हिज पोएट्री मतलब उनके काव्य में, कविता में। आगे देखिए फिर समझते हैं इनको। बोल रहा ही राइट्स विथ इंटेंसिटी, वो जो है वो एक उग्रता और जोश के साथ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, उनकी कविता में जोश होता है, उग्रता होता है, मतलब क्या कि वो दिखाते हैं अपनी भावनाओं को, उग्र भावना को, ठीक है ना। बोल रहा है कि इन्वॉल्व इन पोएटिक क्रिएशन, उनकी जो काव्य संरचना होती है उसमें जोश होता है, उग्रता होता है। ऐसे नरम नरम वाला कविता वो नहीं लिखते हैं। कविता में मतलब पढ़ने से ऐसा लगेगा कि नहीं कुछ पूरा एकदम जोर से, मतलब कि जोश वाला कविता लिख रहे हैं, है ना, कुछ प्रहार कर रहे हैं, है ना। वर्ड से ही तो बहुत सारा चीज होता है, वर्ड से ही देखते हैं आप, यदि किसी को दो अच्छा वर्ड बोलते हैं तो वो आपसे अच्छे से बात करता है, यदि उग्र होकर बात कीजिए उससे तो आपसे भी उग्र होकर बात करेगा, गाली से बात कीजिएगा तो भी गाली से बात करेगा। तो उसी तरीके से कवि जो है वो इंटेंसिटी, उग्रता और जोश के साथ कविता लिखते हैं। उनकी काव्य संरचना में आपको इंटेंसिटी और विगर दिखेगा, विगर मतलब जोश। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सिंस ही हैज बीन इन पुलिस सर्विस, क्योंकि वो एक पुलिस सर्विस में थे, मतलब कि वो पुलिसमैन थे, है ना। पहले कविता लिखने के पहले वो पुलिस सर्विस में थे, तो इसीलिए इनकी कविताओं में हिंसा आपको देखने को मिलेगा ही, थोड़ा सा पुलिस वाला नेचर तो आएगा ही, है ना। पुलिस को देखिए गाली भी सीखना पड़ता है, गाली भी देना पड़ता है, थोड़ा अच्छे से भी बात करना पड़ता है, गुस्सा भी करना पड़ता है, क्योंकि काम ही पुलिस वाला वैसा ही है ना। जो जैसे समझता है उसको वैसे समझाना पड़ता है। तो इसलिए इनकी कविता में वायलेंस होता ही है, वायलेंस इज अनअवॉइडेबल, मतलब इनकी कविता जो है उसमें वायलेंस होगी, है ना, उसको टाला नहीं जा सकता, उससे मुंह नहीं आप मोड़ सकते, उसको दूर नहीं कर सकते। क्योंकि जो पुलिस होता है, यदि आप भी पुलिस वाला काम कीजिए तो आपका जो छवि है वो कुछ उस तरीके से बन ही जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति 60 साल तक नौकरी करता है ना बाबू, तो 60 साल में वैसा उसका मन तो जरूर होगा, क्योंकि काम तो उसी लायक न कर रहा है। इसलिए इनकी कविता में आपको वायलेंस देखने को मिलेगा ही, है ना। और ये कविता भी उसी टाइप से लिखते हैं कि इंटेंसिटी और उग्रता होती है। क्यों, क्योंकि ये पुलिस सर्विस में, वहां तो गाली भी सीखना पड़ता है, अच्छे से भी बात कीजिए, गोली भी चलाना पड़ता है, तो सारा काम करना है। तो ये अपने कविता में भी गोली चला रहे हैं ना, मतलब कि उग्र तरीके से लिख रहे हैं, वायलेंस भी दिखा रहे हैं, है ना। आगे देखिए इनकी कविताएं कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इंक्लूड अंडर ओरियन, एप्रेशन इन अप्रैल 1971 और क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976। इनके जो महत्वपूर्ण काव्य संकलन है, पद संकलन है, मतलब कविता का जो संकलन है। वॉल्यूम मतलब आप क्या समझते हैं, वॉल्यूम मतलब एक दो कविता नहीं होता, उसमें कविता 10, 20, 50 ऐसे होता है। तो एक बुक में बहुत सारी कविताएं होती है और सारा एक ही कवि द्वारा लिखा जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, संकलन बोलते हैं। और कविता के संकलन को वॉल्यूम बोल सकते हैं। कविता का भी देखते हैं, कवि कोई बुक ऐसा होता है उसका भी वॉल्यूम मिलता है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, इस तरीके से, ठीक है। तो उसी तरीके से इनका जो काव्य संकलन है वो किस किस किताब में शामिल है, तो इनका किताब अंडर ओरियन, वो जो छपा था 1917 में वो है। दूसरा है एपरेशन 1971 में, अप्रैल 1971 में। और तीसरा बुक है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976 में, ठीक है। तो पहले वीडियो में हमने कवि के परिचय को जान लिया कि कवि कब जन्म लिए, वो किस तरीके से कविता लिखते हैं, वो कहाँ कहाँ थे, है ना, उनकी कविता का संकलन किस किस बुक में है। तो ये हमने जाना फर्स्ट वीडियो में कवि के परिचय को। आगे जो आने वाला वीडियो है
उसमें हम कवि के कविता को देखेंगे कि कवि जो है वो फायर हिम यानी अग्नि के गुणगान, अग्नि के चित्रण में कवि क्या क्या बता रहे हैं। ठीक है, कविता आपको देखने में बहुत मजा लगेगा क्योंकि उसमें कुछ कुछ नया नया चीज हम। प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, और यदि आप एकदम फ्री पीडीएफ हमारा हिंदी और इंग्लिश किताब का पाना चाहते हैं तो हिंदी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल बिहार बोर्ड 12th ऑफिशियल 2024 और इंग्लिश के लिए इंग्लिश मस्ती रवि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यदि फिर भी आपको पता नहीं लग पा रहा है कि कैसे जुड़ें तो आप हमारे नंबर 72 82 86 60 69 पर मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, हम आपको लिंक दे देंगे। तो क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त को थोड़ा सा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस क्लास का लाभ उठा पाएँ, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ते रहें, मस्ती से पढ़ते रहें। हम आपको मस्ती से पढ़ाते रहेंगे। गुड नाइट, बाय बाय सभी स्टूडेंट्स को।